बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नीट परीक्षा धांधली मामले के साथ, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को चेतावनी दी है कि अगर परीक्षा में थोड़ी सी भी खामी पाई गई तो सख्ती से निपटा जाएगा। तो इस बड़ी खबर पर सीधा जुड़ते हैं संवाददाता असीम के साथ। तो असीम, ये बताएं, नीट मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा से जुड़ी हुई याचिकाओं पर आज भी सुनवाई हुई थी। इन याचिकाओं में परीक्षा को रद्द करके दोबारा से कराने की मांग रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले एनटीए को चेतावनी दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप छात्रों की शिकायतों को नजरअंदाज ना करें। अगर आपसे किसी भी तरह की गलती हुई है तो आप इसको सुधार लें, आप इसके ऊपर तुरंत एक्शन लें। आप एक एजेंसी है और आपसे निष्पक्षता की उम्मीद की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि अगर इस एग्जाम में 0.1% की भी खामी है तो हम इसको सख्ती से निपटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें एहसास है कि छात्रों ने इस परीक्षा के लिए कितनी मेहनत की थी और खासतौर पे कि अगर कोई भी छात्र इस सिस्टम को स्कैम करके डॉक्टर बन जाता है तो वो समाज के लिए खतरा साबित हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कहा कि आप इस मामले में साफ साफ निकल करके आए। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस जारी कर दिया है और बाकी जितनी भी याचिकाएं हैं उनको इकट्ठा कर दिया। अब इस पूरे मामले की सुनवाई 8 जुलाई को दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगी। शुक्रिया सीएम इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं एनटीए से जानकारी लेने आज बिहार आर्थिक अपराध इकाई की टीम दिल्ली रवाना हो सकती है। 3 रिमाइंडर के बाद भी अब तक एनटीए से बिहार आर्थिक अपराध इकाई को नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र नहीं मिला है। अगर एनटीए से प्रश्न पत्र नहीं मिलता तो ईओयू कोर्ट जा सकती है। 8 जुलाई को नीट पेपर लीक मामले में बिहार ईओयू अपना पक्ष रखेगी। इसके लिए 5 मई से लेकर अब तक जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं, आरोपियों के बयान और बरामद दस्तावेजों के अलावा अभिभावकों के बयानों का मसौदा ईओयू की तरफ से तैयार किया जा रहा है और जल्द ही इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। इधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नीट परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि नीट परीक्षा में 24 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह इस पर मौन है। बिहार, गुजरात और हरियाणा में हुई गिरफ्तारियों से साफ है कि परीक्षा में योजनाबद्ध तरीके से संगठित भ्रष्टाचार हुआ है और ये बीजेपी शासित राज्य पेपर लीक का एपिसेंटर बन चुके हैं। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि हमारे न्याय पत्र में पेपर लीक के विरुद्ध सख्त कानून बनाकर युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने की हमने गारंटी दी थी। विपक्ष की जिम्मेदारी निभाते हुए हम देश भर के युवाओं की आवाज सड़क से लेकर संसद तक मजबूती से उठाकर और सरकार पर दबाव डालकर ऐसी कठोर नीतियों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो इस पूरे मामले में सियासत भी गरमाई हुई है, जहां एक तरफ देश भर के छात्र मांग कर रहे हैं कि नीट की परीक्षा दोबारा करवाई जाए, वहीं आम आदमी पार्टी भी अब इस विवाद में कूद पड़ी है। नीट परीक्षा के मुद्दे पर आज आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। इसमें आम आदमी पार्टी के सांसद से लेकर विधायक और पार्षद भी शामिल रहे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने 19 जून को देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया है। 720 अंक पाने वाले 67 बच्चे, जो असंभव है अपने आप में। तीसरी बात, इसमें एक बच्ची ऐसी है गुजरात की जिसको 1 नंबर मिला फिजिक्स में, वो टॉप कर जा रही है, 720 अंक पा रही है। चौथी बात, किसी को 718 अंक मिला, किसी को 719 अंक मिला, जो असंभव है, क्योंकि अगर आप एक प्रश्न छोड़ते हैं तो आपका 4 अंक घटता है और अगर एक प्रश्न आप गलत करते हैं तो आपका 5 अंक घटता है। यानी कि 716 अंक तो हो सकते हैं, 715 भी हो सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में 718, 719 अंक नहीं हो सकते। तो इसलिए ये नीट का एग्जाम रद्द होना चाहिए। तो नीट की परीक्षा पर क्यों छिड़ा है संग्राम और क्या ये अग्नि परीक्षा पास कर पाएगा एनटीए? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।
चलिए अब बात करते हैं प्रचंड गर्मी की। उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी का दौर जारी है और इस गर्मी में बिजली गुल ना हो इसके लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। पावर मिनिस्ट्री ने सभी पावर प्लांट्स को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, ये बताएं इस प्रचंड गर्मी में पावर डिमांड कैसी है और ऐसे में बिजली का संकट पैदा ना हो इसके लिए क्या सरकार की तरफ से इंतजाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल, सबसे ज़्यादा चुनौती यही होती है क्योंकि जब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है तो सबसे पहले लोग घर में एसी चलाते हैं और एसी बंद भी नहीं करते हैं। तो ऐसे हालात की वजह से पावर डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अभी तक जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक कल का जो आंकड़ा है वो 89 गीगावाट का रिकॉर्ड पावर डिमांड देखा गया है उत्तरी भारत के हिस्से में। अब अगर पूरे भारत में डिमांड होता तो शायद पावर कट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होने लगता है, लेकिन राहत की बात यह है कि दूसरे हिस्सों में थोड़ी सी राहत है। इस वजह से उत्तरी भारत के हिस्सों में पावर डिमांड को पूरा करने के लिए आस पड़ोस के इलाकों से बिजली इंपोर्ट किया जा रहा है। एक तरीके से 25 से 30% बिजली जो है देश के दूसरे हिस्से से ली जा रही है ताकि उत्तरी भारत में जो प्रचंड गर्मी है उसकी वजह से पावर डिमांड जो है उसको कैसे पूरा किया जा सके। तो फिलहाल बिजली कटौती नहीं हो रही है, लेकिन पावर मिनिस्ट्री को शक है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि पावर कट हो, बिजली गुल ना हो जाए, ट्रांसमिशन लाइन ठप ना पड़ जाए। इसके लिए पावर मिनिस्ट्री ने सख्त कदम उठाए हैं और सभी पावर कंपनियों को, चाहे पावर बिजली बनाने वाली कंपनी हो, ट्रांसमिशन करने वाली कंपनी हो, सबको हाई अलर्ट पर रखा है और कहा है कि कम से कम आप शेड्यूल पावर कट करिए, अपने यहाँ उत्पादन क्षमता का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए। जो भी इंपोर्टेड कोल से बिजली पैदा करने वाले प्लांट उनको कहा गया कि आप अपने बिजली उत्पादन की क्षमता को जारी रखिए। जो 860 मेगावाट गैस बेस्ड पावर प्लांट है उनके साथ सप्लाई किया गया है, जो एनटीपीसी के पावर प्लांट नहीं उनके लिए भी कहा गया है पावर प्लांट में बिजली कोयले की उपलब्धता सप्लाई सुनिश्चित रहे, पर्याप्त रहे, ये सुनिश्चित करने की बात की गई है। तो मुझे लगता है कि पूरा पावर सेक्टर इन दिनों काफ़ी हाई अलर्ट पर है और साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर कोई खरीदार बिजली नहीं खरीदता है तो उस बिजली को बर्बाद ना होने दो, उसको तुरंत आप मार्केट में डाल दें, यानी पावर एक्सचेंज पर डाल दें ताकि दूसरे जगहों पे बिजली की सप्लाई पूरी की जा सके। तो ये रणनीति बनाई गई है कि प्रचंड गर्मी के बीच में बिजली गुल ना हो इसके लिए। शुक्रिया लक्ष्मण जी विस्तार से जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो वहीं दिल्ली की गर्मी से बचने के लिए अगर आप किसी बर्फीली जगह जाना चाहते हैं लेकिन दूरी और समय की वजह से जाना संभव नहीं है तो आप दिल्ली एनसीआर में भी बर्फीली वादियों का मजा ले सकते हैं। स्नो एडवेंचर और आइस स्केटिंग के कुछ ऑप्शन दिल्ली एनसीआर में भी मौजूद है। संवाददाता रोहन सिंह ने गुरुग्राम के आइस स्केट बाय रोजियर जाकर इसका जायजा लिया है, देखिए। बाहर का तापमान है 44 डिग्री सेल्सियस और मैं यहाँ पर हजारों स्क्वायर फीट की नेचुरल आइस पे हूँ, वो भी बिना किसी हिल स्टेशन गए, बिना किसी दिल्ली एनसीआर को दूर से आगे हटे हुए। यहाँ पे हम हैं आइस स्केट बाय रोजियर में, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा स्केटिंग रिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ सिर्फ बच्चे हो या बड़े हो, हर उम्र के लोग यहाँ पे आइस स्केटिंग करने आ रहे हैं। और ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं इसे बहुत ही ठंडा रखा गया है और इसे लोग यहाँ पे काफी मजा ले रहे हैं। और दो चीजें यहाँ का है, एक तो आपको फिटनेस के लिए है, एक स्पोर्ट्स है आइस स्केटिंग, जो उसके एंथुसियास्ट हैं वो तो यहाँ आ ही रहे हैं, लेकिन गर्मियों में खास तौर पे लोग गर्मियों से बचने के लिए भी आ रहे हैं और इसलिए यहाँ पे कई तरह के समर कैंप्स भी लगाए हैं, कई तरह की एक्टिविटीज की गई है और नेशनल इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट्स होते हैं वहाँ के लिए भी ट्रेनिंग यहाँ पे रखी गई है। और ये जो पूरा आइस है ये बिल्कुल नेचुरल आइस है और बिल्कुल आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आप किसी हिल स्टेशन में या किसी कश्मीर में या किसी ऐसी जगहों पे स्केटिंग करने आए हैं। और यहाँ सारी फैसिलिटी है। यहाँ पे लोगों का क्या कहना है, यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं उनका कहना है, आइए देखते हैं। बहुत ही मजेदार, जैसे कि क्या बताऊँ, बाहर तो इतनी गर्मी ऐसे लग रहा है कि हम जल रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल मजेदार, ऐसे नीचे आइस है, पूरा ठंड है और जैसे कि दोस्तों के साथ आने में तो बहुत ही ब्रिलियंट मजा। तो यहाँ पहले भी आइस स्केटिंग कर चुके हो? हाँ जी, मैं तो कर चुका हूँ। अच्छा, मेरा फर्स्ट टाइम। आपका तुम्हारा फर्स्ट टाइम है? कैसा एक्सपीरियंस है? अच्छा है, पर मेरे से अभी हो नहीं रही, सीखना पड़ेगा। तुम बताओ कैसा एक्सपीरियंस है? अच्छा है, मेरा तो फर्स्ट टाइम था, सीख गया फर्स्ट टाइम। और यहाँ ठंडे में मजा आ रहा है? हाँ, गर्मी के बाद ठंडे में अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आजकल इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, बाहर जाते ही लगता है कि मर जाऊंगा, इतनी गर्मी है। ये प्लेस एकदम आइडियल है बिकॉज किड्स आर गेटिंग टू स्केट, देयर आर 2 प्रोफेशनल कोचेस ओवर हियर एंड इट इज एन अमेजिंग प्लेस। प्लस द टेम्परेचर हियर सो गुड। आप बाहर से आ रहे हैं, इट इज अबाउट 42-45 डिग्रीज और आप अंदर आ रहे हैं। इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर अस आल्सो एज मदर्स। यहाँ पे बाहर के मौसम से यहाँ अच्छा है, बाहर बहुत गर्मी है, यहाँ पे ठंड हो रही है। द आईसी प्लेस, फीलिंग कोल्ड एंड फ्रेश, हैविंग एयर, फ्रेश ब्रेथ।
जहां पेरेंट्स अगर स्केटिंग नहीं करना चाह रहे वो भी बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। दे कैन एंजॉय द एटमॉस्फेयर एंड ऑब्वियसली बाहर की गर्मी से जो आपको यहाँ राहत मिलेगी वो तो डेफिनेटली है। तो राजधानी दिल्ली में इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लेकिन इस बढ़ती गर्मी से आइसक्रीम की बिक्री खूब बढ़ गई है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर बिक्री 50% तक बढ़ गई है। देखिए रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं इंडिया गेट इलाके में, जो कि एक टूरिस्ट स्पॉट है और यहां पर देश के अलग अलग हिस्सों से टूरिस्ट आते हैं। लेकिन इस वक्त दिल्ली का मौसम इतना ज्यादा गर्म है, अगर मैं तापमान की बात करूं तो 43 डिग्री यहां का टेम्परेचर है, लेकिन फील लाइक है 49 डिग्री। और मेरे हाथ में और मेरे साथ जो लोग हैं उनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आइसक्रीम से ही जुड़ी हुई है। गर्मी से लोग परेशान हैं, लेकिन इस बीच आइसक्रीम कंपनियों की चांदी हो गई है, क्योंकि डिमांड 40 से 50% तक बढ़ गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टूरिस्ट आए हैं। मैम, आप लोग कहाँ से आए हैं? पुणे से आए। आप सब लोग पुणे से हैं। तो गर्मी इतनी ज्यादा है और आइसक्रीम खा रहे हैं, आपको लगता है कि कुछ ठंडक महसूस होगी आइसक्रीम? कुछ तो लगता है, हो जाएगा ठंडा पेट में थोड़ा सा। आप बताएं कितनी आइसक्रीम खा चुकी हैं आप? दूसरी है। ये दूसरी आइसक्रीम है। आप? दूसरी है। आपकी? दूसरी। तो दूसरी आइसक्रीम, और मौसम ऐसा रहा तो 2-3 आइसक्रीम और जाएंगे। 2-3 आइसक्रीम और खा लेंगे। और शायद यही वजह है कि जो डिमांड है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है। और आइसक्रीम कंपनियों का ये कहना है कि अगले 2 से 3 हफ्तों की बात करें, खासतौर पर उत्तर भारत में, तो गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। और ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग आइसक्रीम का लुत्फ उठा रहे हैं। तो ज्यादातर लोग जो यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं वो आइसक्रीम का लुत्फ उठाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर जो भैया हैं जो आइसक्रीम काट लगाते हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कौन से सेगमेंट में सबसे ज्यादा डिमांड दिख रही है। भैया आप बताएं, कौन से मतलब लोग कौन सी आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं? आइस वाली ज्यादा पसंद करते हैं, जो कैंडी होती है जैसे कोला हुआ, ऑरेंज, आम पन्ना, इस तरह की आइसक्रीम ज्यादा बिकती है। अगर प्राइस ब्रैकेट की बात करें तो 10, 20, 30 तक की लिमिट में ही ज्यादा आइसक्रीम बिकती है। तो यहाँ पर वैसे तो 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक की आइसक्रीम है, लेकिन जो सबसे ज्यादा डिमांड है वो 10 से 30 रुपए के सेगमेंट में। और आप देख सकते हैं मेरी आइसक्रीम आपसे बात करते करते पिघल गई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त राजधानी दिल्ली में कितनी गर्मी है। और अभी से अगर आइसक्रीम कंपनियों की बात करें तो उनकी सेल 50% तक बढ़ गई है। दीपाली नंदा, दिल्ली। तो इस भीषण गर्मी के बीच देश की राजधानी दिल्ली में पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। झुलसाती गर्मी में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। घर में पानी नहीं आ रहा है तो पानी के टैंकर के भरोसे ही दिन काटना पड़ रहा है, लेकिन उसमें भी जरूरत के हिसाब से पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। मगर इस जल संकट पर सियासत जरूर हो रही है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं और वहीं बीजेपी दिल्ली सरकार को निकम्मा बता रही है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं चाणक्यपुरी के संजय कैंप में पानी संकट को लेकर क्या हालात हैं, और इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता मानव ने। आपको चाणक्यपुरी के संजय कैंप की तस्वीरें दिखाते हैं और यहाँ पर भी जो पानी की समस्या है वो लगातार बनी हुई है। कई सालों से यहाँ पर पानी की समस्या है। हालांकि यहाँ पर पाइपलाइन बिछाई गई, लेकिन पाइपलाइन में कभी पानी आता है, कभी नहीं आता, कभी आता है तो खारा पानी आता है। और इसलिए यहाँ पर एनडीएमसी की तरफ से बाकायदा दिन में कई बार यहाँ पर टैंकर्स भेजे जाते हैं जिससे पानी की आपूर्ति की जाती है। लेकिन जब भीषण गर्मी पड़ती है, जब तापमान बढ़ जाता है तो ये समस्या और जटिल हो जाती है। आप देखिए किस तरीके से युवा टैंकर के ऊपर चढ़े हुए हैं, पाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले पाइप को मुंह से लगाकर पानी खींचा जाता है, उसके बाद उनके परिचय जो नीचे खड़े होते हैं उनको पाइप नीचे दिया जाता है। इस तरीके से ये रोज का है, एक दिन का नहीं, एक महीने का नहीं, साल भर इसी तरीके से पानी की किल्लत यहाँ पर होती है। लेकिन जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, जब गर्मी ज़्यादा हो जाती है, जब तापमान ज़्यादा बढ़ जाता है तो जाहिर सी बात है कि पानी की खपत भी ज़्यादा होगी और ऐसे में ये किल्लत यहाँ पर झेलनी पड़ती है। और इस बार तो दिल्ली सरकार ये आरोप लगा रही है कि हरियाणा की तरफ से जो पानी छोड़ा जाता है दिल्ली के लिए वो पानी कम छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली में एक जल संकट पैदा हो गया है। तो दूसरी तरफ एनडीएमसी का वो हिस्सा जिसको लुटियंस दिल्ली है जिस हम कहते हैं, और उसी हिस्से के अंतर्गत 2 से 3 झुग्गियाँ हैं जिनको हम संजय कैंप या विवेकानंद कैंप के नाम पर जानते हैं। वहाँ पर ये पानी की समस्या एनडीएमसी के इलाके में ज़्यादा है और एनडीएमसी ने साफ कह दिया है कि दिल्ली जल बोर्ड क्योंकि एनडीएमसी को पानी देता है, ऐसे में एनडीएमसी को फिलहाल 40% पानी कम मिल रहा है, जिससे जो पानी की आपूर्ति है उसको करने में भी एक तरीके से एनडीएमसी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
चलिए अब बात करेंगे बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में जबरदस्त जोश दिखाई दिया। सेंसेक्स निफ्टी नए शिखर पर बंद हुए। सेंसेक्स 308 और निफ्टी 92 अंक चढ़कर बंद हुआ। इंट्राडे में सेंसेक्स ने 77,366 का रिकॉर्ड स्तर छुआ। वहीं निफ्टी ने इंट्राडे में 23,579 का रिकॉर्ड बनाया। वहीं सबसे ज्यादा खरीदारी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में रही। हालांकि फार्मा, एफएमसीजी, मेटल शेयरों पर दबाव देखने को मिला। नीपियन कैपिटल के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी का कहना है कि डेटा सेंटर बिजनेस के लिए आगे काफी संभावनाएं हैं। इससे पावर कंपनियों को फायदा होगा। मुझे लगता है कि डेटा सेंटर बिजनेस जो आज की तारीख में काफी छोटा बिजनेस है, आने वाले 5 या 10 सालों में बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता नहीं है कि मार्केट में कोई डायरेक्ट वे है टू प्ले डेटा सेंटर्स। मतलब कोई लिस्टेड कंपनी आई नहीं है जो सिर्फ डेटा सेंटर का बिजनेस प्योर प्ले नहीं है, लेकिन उसका एक अलग तरीके से आप ये सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हो, विच इज बाय पावर कंपनीज। और डेटा सेंटर में पावर की बहुत ज़रूरत होती है। आप अमेरिका में देखिए कि डेटा आने वाले 6 या 7 सालों में डेटा सेंटर का जो पावर कंजम्पशन है आज की तारीख में 83%, 3% ऑफ टोटल पावर डिमांड अमेरिका में, वो 3% अभी 8% होने वाला है बाय 2030। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि इंडिया में भी पावर कंपनीज में बी अ बेटर वे टू प्ले डेटा सेंटर। मुझे लगता है ये एक क्षेत्र है जहां पे बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा। चलिए अब आपको बताते हैं सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। अगले महीने पेश होने वाले बजट को लेकर सलाह मशवरा का दौर आज से शुरू हो गया है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस बार के बजट में बीजेपी मैनिफेस्टो और चुनावी नतीजे की छाप दिख सकती है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण जी बताएं, इस बार के बजट को लेकर क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए, इस बार के बजट को लेकर जो अब तक संकेत मिल रहे हैं, इसके मुताबिक इस बजट पर चुनावी नतीजों की छाप आपको देखने को मिल सकती है। अब आप पूछें कि चुनावी नतीजों की छाप अभी क्यों, अब तो चुनाव खत्म हो गया। तो दरअसल इसके पीछे वजह है 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव, जिसमें महाराष्ट्र, हरियाणा भी शामिल है। और इन राज्यों में भाजपा को अपनी बढ़त को कायम रखना राजनीतिक रूप से बहुत कह सकते हैं ज़रूरी है, और केंद्र सरकार की स्थिरता के लिए भी ज़रूरी माना जा रहा है। तो उन राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए कुछ अच्छे ऐलान, कुछ लोक लुभावन ऐलान हो सकते हैं बजट में, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरा कि जो बीजेपी के संकल्प पत्र यानी मैनिफेस्टो में जो ऐलान किए गए थे, वादे किए गए थे, उनमें से कई ऐलान बजट में होते हुए आपको दिखेंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐलान क्या होगा। तो जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इस बार मध्यम वर्ग पर ज़्यादा फोकस रह सकता है मुकाबले पिछले बजट के मुकाबले। मध्यम वर्ग पर फोकस करने के कई सारे विकल्प होते हैं। एक तो विकल्प होता है कि इनकम टैक्स में आप राहत दे दीजिए। इनकम टैक्स में राहत देने से क्या होता है कि डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, खपत काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, तो एक इकॉनमी को काफ़ी बढ़ोतरी मिलती है। दूसरा ये होता है कि होम लोन सब्सिडी जैसी स्कीम दे दीजिए, इससे भी मध्यम वर्ग को काफ़ी फायदा होता है। इसका असर रियल एस्टेट के बाकी सेक्टर पर भी होता है। तो ये सारे विकल्प हैं, इन पर विचार किया जा सकता है। हालांकि अभी सलाह मशविरा का दौर शुरू हुआ है। इस तरीके से रोजगार बढ़ाने पर खास फोकस हो सकता है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम का दायरा बढ़ाते हुए कुछ नए सेक्टर को इसमें शामिल किया जा सकता है। और जो आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ाना, लखपति दीदी की संख्या बढ़ाना, ये सभी सोशल वेलफेयर की स्कीम जिसका वादा किया गया था बीजेपी के मैनिफेस्टो में, इसकी झलक आपको बजट में देखने को मिल सकती है। लेकिन ये सारे विकल्प हैं। अभी सलाह मशविरा का दौर शुरू हुआ है। अंतिम फैसला इन सब चीज़ों पे हफ्ते 2 हफ्ते पहले लिया जाता है, तो थोड़ा सा इंतजार करिए, तब तक ठोस फैसला होने की जो आसार होंगे बताया जाएगा आपको। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार उड़द और तूर दाल की एमएसपी 10% तक बढ़ा सकती है। सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है कि सरकार की तरफ से सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल की एमएसपी भी 5 से 7% तक बढ़ाई जा सकती है। डिटेल लेते हैं असीम मनचंदा से। असीम, बताएं क्या है जानकारी? पिछले साल दालों के उत्पादन में 10 से 15% की कमी देखी गई थी। यही वजह थी कि दामों में काफी बढ़ोतरी देखी गई। तूर दाल के दाम कई राज्यों में 200 रुपए प्रति किलो पार कर गए। इतना ही नहीं, उड़द जो है 170 से 180 रुपए प्रति किलो मिल रही है। तो ऐसे में सरकार ये चाहती है कि जो किसान है वो दालों के उत्पादन को बढ़ावा दे। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि सरकार इस साल खरीफ फसलों के में एमएसपी में काफी भारी बढ़ोतरी कर सकती है। खासतौर पर कि तूर और उड़द दाल में एमएसपी में 10% तक की बढ़ोतरी आपको
देखने को मिल सकती है। इतना ही नहीं, हमारा जो खाद्य तेल है उसका इंपोर्ट भी काफी तेजी से बढ़ा है, तो सरकार उसको भी कम करने की तैयारी करी है। सोयाबीन, सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, इन सब के एमएसपी के अंदर 5% से लेकर के 7% की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर मैं धान की बात करूं तो सरकार के पास अभी एडिक्वेट स्टॉक है, लेकिन फिर भी सरकार चाहती है कि इस धानों की खेती को भी बढ़ावा दिया जाए, तो धान की खेती में 4 से 5% तक की बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि सीएसीपी ने अपनी सिफारिशें ऑलरेडी सौंप दी है और कैबिनेट जल्द ही इसको मोहर लगा सकती है। हमें सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बुधवार की शाम को एक बैठक होने वाली है जिसमें कि कैबिनेट इन सब फसलों के एमएसपी बढ़ाने को हरी झंडी दे सकती है। शुक्रिया असीम इस एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए। वहीं मोदी 3.0 में इंडस्ट्री को बिगिन बोल्ड रिफॉर्म की उम्मीद है। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में सीआईआई के नए प्रेसिडेंट संजीव पुरी ने कहा कि जीएसटी की 5 की बजाय सिर्फ 3 दरें ही होनी चाहिए, साथ ही इसका दायरा भी बढ़ाना चाहिए। उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने। देखिए। नई सरकार आने के बाद लोगों को एक आशंका है, इन्वेस्टर्स को लेकर खास तौर से, कि जो रिफॉर्म पिछले 10 साल में चला था वो रिफॉर्म प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो सकता है, क्योंकि गठबंधन की सरकार है। आपकी राय क्या है? नहीं, मेरी राय तो ऐसा है कि क्योंकि जो पुराने जो जितने रिफॉर्म किए हैं उसका रिजल्ट अच्छा आया है, तो वो सबको एनर्जाइज करना चाहिए कि और भी करने चाहिए रिफॉर्म। वाई शुड बी स्लो डाउन? टॉप 3 रिफॉर्म आपके हिसाब से? टॉप 3 रिफॉर्म एक तो मैंने बताया, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ रिफॉर्म्स ऑन विच लाई एट द इंटरसेक्शन ऑफ सेंटर एंड स्टेट, that is very important. The second I would look for is the roadmap to increase spend in social infrastructure. Third, I would look at more focus on rural and employment intensive sectors. GST rate rationalization? Yes, 3 tier. Yeah. ये होना चाहिए था 3 tier में। 3 tier होना चाहिए। और जो अभी 3 tier में क्या रेट देख रहे हैं आप? 3 tier में क्या रेट देख रहे हैं? नहीं, रेट वो बाद में आएंगे, बट 3 tier होना चाहिए। बट principally it should be, when you net, it should be revenue neutral. Naturally when you do 2 slabs into 1, तो कुछ बढ़ेगा कुछ कम होएगा, but at the end of it should be revenue neutral. Or if the fiscal position allows, even if it's a little moderate, that also fuels consumption, right? That is there. And second thing is जो अभी excluded है, petroleum, real estate, electricity, all these things should also come into. तो पेट्रोलियम को लाने के लिए स्टेट एग्री होंगे, आपको लगता है? क्योंकि स्टेट के लिए बहुत बड़ा कमाई का जरिया होता है। हाँ, बट इस चीज़ों पे कंसेंसस बिल्ड करने का जो प्रोसेस है, उससे वी आर होपफुल दैट इट शुड हैपन, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज वर्किंग इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ मेकिंग द इकोनॉमी कंपेरेटिव, making the economy more productive. So that with that spirit, तो करंट पॉलिटिकल सेटअप में ये कंसेंसस बिल्ड कर पाना ऐसे क्रिटिकल रिफॉर्म के लिए कितना इजी है? देखिए, जीएसटी में भी कंसेंसस बिल्ड करने में टाइम लगा था, एफर्ट लगी थी, राइट? तो इंडिया में बिकॉज देयर आर दीज कॉम्प्लेक्सिटीज, इट्स अ टफ प्रोसेस, बट आई थिंक तो फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर। राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट छोड़ने का फैसला किया है। वो उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से सांसद रहेंगे। वायनाड सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। प्रियंका गांधी का यह पहला चुनाव होगा। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने लोकसभा सचिवालय को औपचारिक रूप से रायबरेली लोकसभा सीट बरकरार रखने और वायनाड सीट छोड़ने की जानकारी दे दी है। राहुल गांधी दोनों सीटों से लोकसभा चुनाव जीते थे। वहीं प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने के फैसले पर उनके पति रॉबर्ट वाड्रा बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि वो हमेशा से चाहते थे कि प्रियंका गांधी केवल चुनाव प्रचार न करें बल्कि चुनाव भी लड़े। मैं बहुत खुश हूं कि प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, मेहनत करेंगी वो वहाँ भी, और मैं उम्मीद करता हूं कि वहाँ की जनता उनको भारी बहुमत से जिताए। वहीं बीजेपी राहुल गांधी के इस फैसले पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस पार्टी में एक ही मंत्र है, परिवारवाद, परिवारवाद और परिक्रमावाद।
इसलिए परिवार 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 परिवार, हर जगह परिवार, और उस परिवार के आसपास परिक्रमा करने वाले महापरिक्रमावादियों का जमावड़ा। जब राहुल गांधी को अमेठी की जनता ने करारी हार देके बाहर का रास्ता दिखाया था तो वायनाड पहुंचे थे। अब ठीक है, वायनाड में आप मुस्लिम लीग की दया पर जीत कर आए, अब वायनाड छोड़ रहे हैं, लेकिन परिवार को केंद्र में रखकर सोचा जा रहा। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी आज पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे हैं। पीएम मोदी किसान सम्मान सम्मेलन में शामिल हुए। इस सम्मेलन में पीएम मोदी किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त के रूप में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी की है। साथ ही साथ पीएम मोदी स्वयं सहायता समूहों की 30,000 से ज्यादा महिलाओं को कृषि सखी प्रमाण पत्र भी यहां पर प्रदान करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद मोदी काशी विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचेंगे और साथ ही शाम को दशाश्वमेध घाट पर भी गंगा आरती में शामिल होंगे। तो सीधा लेकर चलते हैं आपको वाराणसी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बोल रहे हैं। काशी के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार अपना प्रतिनिधि चुनकर धन्य कर दिया है। अब तो मां गंगा ने भी जैसे मुझे गोद ले लिया है, मैं यहीं का हो गया हूं।